उमेश पाल हत्याकांड में जांच कर रही पुलिस ने माफिया अतीक अहमद के चकिया में स्थित दफ्तर पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने प्रयागराज के चकिया में स्थित अतीक अहमद के दफ्तर में खुदाई करके बड़ी संख्या में असलहा बरामद किया है। अतीक के दफ्तर से पिस्टल बरामद हुई है। इसके अलावा भारी मात्रा में कैश भी मिला है। 200 और 500 के नोट बरामद हुए हैं। अतीक के दफ्तर से मिला कैश कितना है, इस बात से अंदाजा लगाइए कि नोटों को गिनने के लिए पुलिस को मशीन तक लाना पड़ा है। हैं जो रुपए यहाँ बरामद हुए हैं, उन्हें जो कैश गिनने की मशीन होती है उसके जरिए यहाँ पर उनकी काउंटिंग की जा रही है। और जो पुलिसकर्मी आप देख रहे हैं, 2 सब इंस्पेक्टर यहाँ पर हैं जो पैसों को गिन रहे हैं। पुलिस इस मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। माना जा रहा है कि अतीक के दफ्तर से मिले असलहों के तार उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े हो सकते हैं। लोग हैं जिन्हें पुलिस ने यहाँ से गिरफ्तार किया है, यहाँ से पकड़ा है। ये 2 लोग कौन हैं, किस मकसद से अतीक अहमद के ऑफिस में थे, उमेश पाल शूटआउट से किस तरीके से संबंध है, और क्या जो वेपन्स हैं इन्हीं वेपन्स का इस्तेमाल शूटआउट केस में किया गया था। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है। हालांकि अब तक पुलिस उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने वाले शूटर्स का सुराग नहीं लगा पाई है। यूपी पुलिस अतीक अहमद के पुराने आपराधिक इतिहास फिर से खंगाल रही और इसी बीच अतीक का एक पुराना ऑडियो सामने आया, जिसमें वो एक प्रॉपर्टी डीलर को धमकी दे रहा है। हेलो। हाँ भाई। एबीपी गंगा इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन दावा किया जा रहा है कि ऑडियो में धमकी देने वाला शख्स अतीक अहमद ही है। ये क्या हरकत थी, मतलब तुम अभी तो वो बर्बाद करना चाहते हो। ऑडियो में हो रही बातचीत में ये साफ हो रहा है कि प्रयागराज के प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद जैद को देवरिया जेल में रहते हुए अगवा कराने के बाद अतीक न सिर्फ कबूल कर रहा है, बल्कि उसे फिर से पिटाई करने की धमकी भी दे रहा है। तुमको याद है तुम देवरिया हमसे मिलने आए थे? हाँ तो हमको मालूम था कि तुम आ रहे हो जी। और तुमसे हम बैठ के वहाँ बरामदे में मिले रहे ना, जहाँ जेलर लोग बैठा थे। हाँ 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 हाँ। तब तक हमारी कोई नियत नहीं थी तुमको पीछने की। हम खुद समझ लेते हैं। जब तुम्हारा हमने हाव भाव देखा, तुम्हारा रवैया देखा, समझे जी। तो क्या सिर्फ तुम्हारे रवैया पे खिंच आएंगे हम, मतलब हम तुम नहीं सुन लो। हाँ हाँ हम फिर कह रहे हैं हाँ हाँ कि तुम वही जैद हो जो हमसे पास आया और तुमको हम जमीन दे दिया रहा लाल बंगले में बिना पैसे हुए। हाँ हाँ हाँ। दरअसल साल 2018 के नवंबर महीने में जब अतीक देवरिया जेल में बंद था, तो उसने वहीं से ही अपने गुर्गों के जरिए प्रॉपर्टी डीलर जैद का अपहरण करवा लिया था। हालांकि प्रयागराज पुलिस ने जुलाई 2020 में इस ऑडियो को लेकर न सिर्फ जांच बिठाई, बल्कि अतीक के खिलाफ दर्ज अपहरण के केस का हिस्सा भी बना दिया गया। राज्यपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या के 26 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस और एसटीएफ के हाथ खाली। उमेश पाल के हत्यारे असद अरमान, गुलाम, गुड्डू मुस्लिम और साबिर की तलाश तेज है। यूपी पुलिस ने 5 आरोपियों पर इनाम की रकम 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख कर दी। बावजूद इसके पुलिस और एसटीएफ शूटर्स तक नहीं पहुंच पा रही। इसी बीच माफिया अतीक की फरार पत्नी की अग्रिम जमानत याचिका पर एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोई फैसला नहीं हो सका है। कोर्ट में शाइस्ता परवीन के वकीलों ने अपने पक्ष रखने के लिए मोहलत मांगी, जिसके बाद अदालत ने 1 हफ्ते के लिए सुनवाई टाल दी है। शाइस्ता परवीन केस की अगली सुनवाई अब 29 मार्च को की जाएगी। शाइस्ता को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस ने महिला पुलिस की स्पेशल टीम भी बनाई है। प्रयागराज, लखनऊ, बरेली से लेकर नेपाल तक पुलिस और एसटीएफ की 22 टीमें शूटर्स की तलाश में खाकछान रही है, फिर भी उनके हाथ खाली हैं। हालांकि पुलिस को बरेली में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जब माफिया अशरफ के गुर्गे लल्ला गद्दी ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सोमवार रात को खुद लल्ला गद्दी ने खुद को एसओजी के हवाले कर दिया है। जेल में बंद अतीक का भाई माफिया अशरफ से जेल में अवैध मुलाकात मामले में लल्ला गद्दी वांछित चल रहा था और लल्ला गद्दी समाजवादी पार्टी का नेता भी है। इसी बीच कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, करौली सरकार की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। मारपीट मामले में नए सबूत सामने आए। बाबा के सेवादारों पर नोएडा के डॉक्टर से मारपीट करने का आरोप है और डॉक्टर ने बाबा के चमत्कार पर सवाल उठाए थे। बाबा को नोटिस देकर बयान दर्ज करने की तैयारी है। 19 मार्च को बिदनू थाने में बाबा के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। बाबा की संपत्ति की भी जांच पड़ताल हो सकती है। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है और रतीश मेरे साथ ही जुड़ चुके हैं जानकारियों के साथ। रतीश, ये कहा जा रहा है कि बाबा की मुश्किलें जो हैं वो आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं, क्या डिटेल्स है?
बिल्कुल, देखिए जिस तरह से वीडियो सामने आया है और उसके बाद मारपीट होती तो उसमें दिख रही है नोएडा के डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी से। उसके बाद पुलिस ने एफआईआर लिख ली थी और एफआईआर लिखने के बाद अब इस मामले में तफ्तीश शुरू की जा रही है। इस मामले की विवेचना शुरू की जा रही है और आखिरकार उस दिन 20 फरवरी को क्या हुआ था, इस पूरी बात, इस पूरे घटनाक्रम को जानने की कोशिश की जा रही है। एसआईटी का गठन किया गया है कानपुर पुलिस कमिश्नर वीपी जोगदंड के द्वारा और उनके द्वारा ये कहा गया है कि पूरे मामले की तफ्तीश की जाएगी और दूध का दूध, पानी का पानी साफ किया जाएगा। इसके साथ ही जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में बाबा ने अकूत संपत्ति अर्जित की है। इस मामले में भी संपत्ति अर्जित करने के मामले में भी जांच शुरू की जा सकती है। हालांकि अभी फिलहाल ऐसी किसी तरीके की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में अकूत संपत्ति अर्जित की गई है। बाबा की एक ठीक है रतीश, नोटिस देकर के जवाब भी मांगने की तैयारी और साथ ही साथ संपत्ति की जांच पड़ताल भी हो सकती है, इसको लेकर भी आप जानकारी दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया रतीश पूरी जानकारी। अपने चमत्कारों से हर मर्ज के इलाज का दावा करने वाले संतोष भदौरिया उर्फ करौली सरकार विवादों में घिर गए। दरअसल नोएडा से करौली सरकार के दरबार में आए एक डॉक्टर ने बिधुना थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। डॉक्टर का आरोप है कि जब उसने करौली सरकार पर उनके मंत्रों का असर न होने की बात कहने पर उन्हें बाउंसरों ने कमरे में बंद कर बुरी तरह पीट दिया। पीड़ित डॉक्टर के मुताबिक वो 22 फरवरी 2023 को करौली धाम आई थी। जब वो बाबा के सामने पहुंचे तो उन्होंने कुछ चमत्कार दिखाने को कहा। इस पर बाबा ने कुछ मंत्र फूंकते हुए पूछा कि तुम्हें इसका असर समझ में आया, तो सिद्धार्थ ने मना कर दिया। जिसके बाद बाबा ने 2-4 बार और मंत्र फूंका, लेकिन सिद्धार्थ ने कोई असर नहीं होने की बात कही। यह सुनते ही बाबा भड़क गए और उन्होंने उनको डांटकर अपने बाउंसरों को बुला लिया और बाहर निकाल दिया। मैं भी देखना चाह रहा हूँ कि आत्मा कैसे निकलती है। चैलेंज कर रहे हो? चैलेंज कर रहा हूँ, बिल्कुल। क्या चैलेंज कर रहे हो? यही चैलेंज कर रहा हूँ कि दिखाइए आपको चमत्कार। हालांकि एबीपी गंगा से बात करते हुए करौली सरकार ने सफाई दी है। बाबा के दरबार में बड़े बड़े लोग आते हैं। फिल्म अभिनेता गोविंदा जैसे सितारे भी बाबा से आशीर्वाद लेने आते हैं। हर दिन हजारों की भीड़ होती है। ये तस्वीरें बाबा के प्रभाव को दिखाने के लिए काफी है। तमाम लोग हैं यहाँ पे, वो मानने को तैयार नहीं है और वो आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जो आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल निराधार हैं। कानपुर से कैमरा पर्सन पंकज निगम के साथ धीरज अवस्थी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी के साथ चल रहा है। साथ ही मंथन इस बात पर भी हो रहा है कि मंदिर में विराजित होने वाली रामलला की मूर्ति कैसी हो। ऐसी हो रामलला की मूर्ति जो श्रद्धालुओं के दिल में उतर जाए। आंखें हो ऐसी कि जिन्हें देखने से सुकून मिले। कोशिश है कि रामलला की मूर्ति ऐसी हो जिसे श्रद्धालु एक नजर में सिर से पांव तक निहार सके। ट्रस्ट इस बात पर भी विचार कर रहा है कि रामलला की मूर्ति बैठी हो या खड़ी। चित्रकारों ने कहा है कि हम पहले चित्र बना कर देंगे, उस चित्र के आधार पर कई लोग मूर्तियां बनाएंगे, उसमें से फिर निर्णय होगा कौन सी मूर्ति ज्यादा हृदय को स्पर्श करती है। रामलला की प्रतिमा बनाने के लिए अभी हाल ही में मूर्तिकारों की एक बैठक हुई थी, जिसमें मूर्तिकार और चित्रकारों ने अपनी कला को ट्रस्ट के सामने प्रदर्शित किया था। जयपुर के एक मूर्तिकार भी रामलला की प्रतिमा बनाकर लाए थे और ट्रस्ट को दिखाया भी। वो प्रतिमा अभी कार सेवकपुरम में रखी गई है। 4-5 आर्टिस्टों को करके उनको कंपटीशन के रूप में एक वर्क करवाएंगे सबसे, और फिर जिसका जो बेटर वर्क होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। दरअसल राम जन्मभूमि परिसर में श्री राम के बाल रूप की पूजा होती है। रामलला की जो मूर्ति होगी वो इस तरह तैयार की जा रही है कि माथे पर रामनवमी के दिन सीधे सूर्य की किरणें पड़े और इसीलिए रामलला की मूर्ति की ऊंचाई लगभग 5 फीट के आसपास होगी। इसके लिए भी 2 तरह की मूर्ति का प्रस्ताव आया है, एक धनुष के लिए बैठे और दूसरी खड़े स्वरूप की। अधिकतर लोगों की राय खड़े रामलला के स्वरूप की है। देश के ज्यादातर इलाकों में बारिश आफत बनकर बरसी। शहरों में बेशक बारिश से लोगों को राहत मिली, लेकिन किसानों के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं रही। मेरठ सहित उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बारिश किसानों के लिए आफत लेकर आई। गेहूं के साथ साथ दलहन और तिलहन की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। सरसों खलिहान में पड़ी हुई है। गेहूं की कटाई शुरू होने वाली थी, लेकिन मूसलाधार बारिश ने किसानों की सारी उम्मीदों को धो दिया। अब किसान सरकार से राहत और मुआवजे की उम्मीद कर रहे हैं। परसों बारिश हुई थी, परसों ही ये फसल काटी थी सरसों की, और ये ही खेत में जड़ गई। इसी से ही गुजर बसर अपना करना, और ये सब बेकार होगी। गोंडा में भी किसानों की फसल पर मौसम की ऐसी मार पड़ी है कि पूरा खेत पानी से लबालब है। किसानों की माने तो गेहूं की पकी फसल बर्बाद हो गई। सब्जी की फसल में पानी भर चुका है। जो फसल कट चुकी है उसके सड़ने का डर बना हुआ है। बारिश हुई, हवा चलाए, गेहूं की सारी गिर चुकी है। इसमें फिर गेहूं के जितने पौधे हैं सारे सड़ जाएंगे, और सरसों का जो भी फसल है वो भी पक गया था। सब लोग काट रहे थे, काटे हुए सड़ चुका लगभग।
अमरोहा में भी 2 दिन से हो रही लगातार बारिश और तेज हवा ने फसल को भारी नुकसान पहुंचाया। बेमौसम बारिश से गेहूं, सरसों, मटर और दूसरी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। मौसम की बेरुखी से किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। प्रदेश में आफत की बारिश अभी खत्म नहीं हुई है। मौसम विभाग ने यूपी के 7 शहरों में ऑरेंज जबकि 65 शहरों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। एक तरफ बारिश ने फसलों को नुकसान पहुंचाया तो वहीं दूसरी ओर कई शहरों का सूरत हाल बदल गया है। बारिश के साथ तेज हवा चलने से गेहूं की फसल बिछ गई है। फसल बर्बाद होता देख किसानों में मायूसी छाई हुई है। सिर्फ गाजीपुर की बात करें तो बीती रात करीब 7 मिलीमीटर बारिश हुई। इस बारिश से गेहूं, सरसों के साथ ही दलहनी फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। कृषि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले 2 दिनों तक बारिश होने के आसार हैं, जिसकी वजह से चना, मसूर, अरहर सहित कई फसलों को नुकसान हो सकता है। किसान भाइयों को संदेश है कि इस समय अभी किसी तरह का कटाई, छिड़काव, भुरकाव या मड़ाई न करें और आगामी समय में अभी मौसम 2 से 3 दिन लगभग ऐसा ही रहने की संभावना है। हमारे जनपद में जो मुख्य रकबा है वो गेहूं का है, सरसों का है, तो इस बारिश से काफी नुकसान होने की आशंका है। भारी बारिश ने फसल ही नहीं बल्कि शहरों की सूरत भी बिगाड़ दी। बिजनौर के पहाड़ी दरवाजा इलाके में सड़कें बारिश के पानी से तालाब बन चुकी हैं। तेज बारिश की वजह से कई सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश ने नगरपालिका के नालों की साफ सफाई व्यवस्था की भी पोल खोल दी है। खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का वरिष्ठ अधिकारी बताकर देश भर में Z+ सुरक्षा लेकर मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाने वाला गुजरात के ठम किरण पटेल ने उत्तराखंड में भी खूब सैर की थी। इसका सबूत दे रहा उसका सोशल मीडिया अकाउंट। किरण पटेल के ट्विटर हैंडल पर ऐसे कई फोटोज और वीडियो पोस्ट किए गए हैं जो सबूत है कि उसने सुरक्षा को धत्ता बताकर उत्तराखंड में Z+ सुरक्षा लेकर मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाया। किरण पटेल ने केदारनाथ धाम की यात्रा भी की है। फर्जी IAS अधिकारी किरण पटेल को भले ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन मामला तूल पकड़ते ही उत्तराखंड पुलिस भी बगले झांकने लगी है। पुलिस महकमा भी हरकत में आ गया है और पुलिस अब ये जांचने में जुट गई है कि कहीं उसे उत्तराखंड भी सिक्योरिटी समेत दूसरी सुविधाएं मुहैया तो नहीं कराई गई थी। जैसे कि मान लीजिए कि दिल्ली से कोई आ रहा है तो दिल्ली पुलिस अपना किसी को भी सिक्योरिटी कैटेगरी होता है तो दिल्ली पुलिस आल्सो कन्वेज टू द स्टेट। हमारे पास जो आती है टैक्स आती है तब हम उस पर कार्रवाई करते हैं, बट इस वाले में अब चेक कर लेंगे। ऐसा तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। इस वीडियो से आप किरण पटेल की धमक का अंदाजा लगा सकते हैं। इस वीडियो को खुद उसने अपने ट्विटर हैंडल पर 23 फरवरी को पोस्ट किया था। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि उसकी Z+ सुरक्षा में कितने सुरक्षा कर्मी लगे हैं। श्रीनगर पुलिस के साथ साथ केंद्रीय एजेंसियां इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि किरण पटेल अब तक कहां पर इस तरह से फर्जीवाड़ा कर Z+ सिक्योरिटी और सरकारी सुविधाओं का आनंद ले चुका है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।